हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो कि वर्ग 2 में पूछे गए हैं और वर्ग 3 में पूछे जाने की संभावना इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, टॉपिक्स जो रहते हैं वो समान है। तो किस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लिया जाए, तो ये जो अनुमान है वो हमें वर्ग 2 के प्रीवियस ईयर पेपर से पता लगता जाएगा। ऑलमोस्ट 38 सेशंस जो है वो चैनल पर अपलोडेड है। एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, एक छात्र इस विश्वास से अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित होता है कि अच्छा ग्रेड उसके या उसकी कक्षा प्रतिनिधि बनने के आवेदन में मदद करेगा। अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार वह किस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सोशल नीड्स या फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स? तो ये एस्टीम नीड्स है। एस्टीम नीड्स में क्या होता है, आपका स्टेटस मेंटेन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो के द्वारा ये जो पूरी हायरार्की है नीड की, आवश्यकता की, ये दी गई है। तो आप लोगों को यहाँ से 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। ठीक है, 2 नाम आप लोग याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप हिट करेंगे। अगर अब्राहम मैस्लो होगा तो आप अब्राहम मैस्लो टिक कर देंगे या फिर कार्ल रोजर्स। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार जीन पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए, जो नहीं है उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे कि लर्निंग इज पैसिव एसिमिलेशन ऑफ गिवन नॉलेज, अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है। तो निष्क्रिय तो नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। फिर है, अधिगम निर्माण की एक आंतरिक प्रक्रिया है, ठीक बात है। लर्निंग कैन नॉट स्टेम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस अलोन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मेक सेंस इन सिचुएशन ऑफ चेंज ओनली, ये भी ठीक है। बट लर्निंग पैसिव है, ये वाली बात गलत है और हमसे नहीं पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। फिर बात आती है कि समान आयु वर्ग के बच्चों का होना और समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना, ये क्या होता है? पीयर ग्रुप कहलाता है। ये पीयर ग्रुप वाली बात आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी देखी होगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। पीयर ट्यूटरिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये हम लोग बात करते हैं। पीयर मतलब होते हैं सहपाठी, साथियों का समूह। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात आती है, कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस कारण हो सकती है? मॉडल आधारित अधिगम, संज्ञानात्मक संघर्ष, संवादात्मक सत्र या फिर रुचि की कमी? तो रुचि की कमी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर बच्चे में इंटरेस्ट की कमी है तो छात्र जो है वो सहभागिता कैसे कर सकता है? तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, अवलोकन का एक उदाहरण है असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट या फिर टेस्ट? तो असेसमेंट जो है वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में एक अक्षमता मौजूद है? फिर बात आती है, केवल आत्मसंयम, निपुणता या शारीरिक समन्वय, केवल भाषण, श्रवण, दृष्टि, केवल गतिशीलता, अवगम या स्मृति या फिर सभी? तो ऑल ऑफ द आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। तो रीइंफोर्समेंट प्रबल करता है, याद रखना। तो रीइंफोर्समेंट किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट पर हम स्किनर की थ्योरी में बात करेंगे और अलग से एक रीइंफोर्समेंट के ऊपर भी मैं सेशन लेकर आऊंगी जल्दी ही। तो आप लोग वहां पर और अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी बस इतना समझ सकते हैं कि अगर प्रतिक्रिया को प्रबल करना है तो वो रीइंफोर्समेंट करता है। फिर है, शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण किसी की स्मृति को मजबूत करता है? तो मल्टी सेंसरी, जहां पर हम मल्टी सेंसेस का यूज करते हैं। ये आप लोग को थोड़ा सा समझ, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है कि भाई मल्टी सेंस जहां पर हम भिन्न भिन्न सेंस का यूज करते हैं, बहुसंवेदी, तो वहां पर बहुत अच्छे से किसी भी स्मृति को हम मजबूत कर सकते हैं। ये विजुअल, टेक्टाइल, ऑडियोलिंगुअल, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मल्टी सेंसरी के अंतर्गत। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार डैश नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों, तो सामाजिक मानदंडों
किस बारे में बात होती है? कन्वेंशनल लेवल में। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल। फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 लेवल है, 6 स्टेजेस हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि कितने स्टेजेस हैं और कितने लेवल हैं। 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, एक लेवल में 2 स्टेजेस सम्मिलित होती हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो सामाजिक मानदंडों की बात जो होती है वो कन्वेंशनल लेवल में होती है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा दीर्घकालिक स्मृति से कोई सूचना अनुपयोग होने के कारण समाप्त हो जाती है? तो वो है डिके। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, 6। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के विकास का जो सिद्धांत है। देखो, कोलबर्ग से एक ही टेस्ट पेपर में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोरल डेवलपमेंट दिया था और जजमेंट के बारे में इन्होंने बात की थी, तो मोरल जजमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, अब हमको पता लग जाएगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है, किस प्रकार का मॉडल प्रोत्साहन के लिए एक निष्क्रिय अनुमानित प्रतिक्रिया के रूप में विकास का वर्णन करता है? तो यहां पर ये यंत्रवत मॉडल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। फिर बात आती है कि ओसीडी का पूरा नाम क्या है? तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये आप लोगों को बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी का फुल फॉर्म होता है। तो अब आप लोग जो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगी जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आज ओसीडी आ गया, और भी अगर कुछ आते हैं तो मैं एक अलग से आप लोग को नोट डाउन करवा दूंगी। बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं और कैसे बदलते हैं। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बाल विकास, बच्चों का विकास कैसे होता है, बच्चे कैसे बढ़ते हैं, बच्चों में कैसे चेंज आता है, ये सब बात की जाती है बाल विकास के अंतर्गत। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात आती है और आज के लिए लास्ट है कि किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने पहली बार चिंपैंजी, तो चिंपैंजी किसके लिए किसने प्रयोग किया था? कोहलर यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, गेस्टाल्ट वाद से संबंधित है, वर्टहाइमर जिसे हम हिंदी में वर्दीमर, कोहलर और कोफ का। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। सेशन पसंद आया तो आप कमेंट कर बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसी तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।